गुड इवनिंग ऑल। यस, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में। गुड इवनिंग ऑल। ओके, यस। आज के सेशन Recording in progress. जैसे कि अभी हम करंटली सीख रहे हैं म्यूचुअल फंड, राइट? कि म्यूचुअल फंड होते क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, अगर हमारे गोल्स के अनुसार हमें इन्वेस्ट करना है तो किस तरीके से किया जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपके गोल्स पहले सेट कीजिए। कोई भी काम अगर हमें पैसा कमाना है और जो हमारा आगे का प्लान है, अगर आपने वो लिखा और आपने वो समझा कि एक्चुअली क्या चाहिए मुझे, राइट? मेरा अभी जैसे कि मेरा इनकम है, मान लेते हैं मुझे 40,000 मेरा इनकम है, पर मुझे अगर एक साल में मान लेते हैं 2 लाख का ये करना है, इमरजेंसी फंड करना है, तो 40,000 में से मान लेते हैं मैं सिर्फ 10,000 की SIP कर सकती हूँ, राइट? सिर्फ 10,000 की। तो वो मुझे कैलकुलेशन मैच होना चाहिए कि मैं 2 साल में उतने मतलब एक साल में, या फिर एक साल में ही लेते हैं कि एक साल में मैं 2 लाख तक पहुंच सकती हूँ या नहीं। अगर नहीं है तो मुझे इनकम सोर्स बढ़ाना पड़ेगा, या फिर मुझे जो इमरजेंसी फंड है उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो जनरली हम सैलरी जो है, जितनी हमारी सैलरी है उसके 6 महीने की जितनी सैलरी रहती है उतना हम क्या करते हैं, और इमरजेंसी फंड लेते हैं, या फिर जो हमारी 3 महीने की जितनी सैलरी रहेगी, जैसे कि मेरी अगर 3 महीने की पकड़ेंगे 1,20,000, ठीक है, तो उतना मेरे पास इमरजेंसी फंड जो है वो कंपलसरी होना ही चाहिए। और सेकेंड, मैंने आपको इमरजेंसी फंड के लिए क्या कहा था कि आप मेडिक्लेम ले लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। उससे क्या होता है, एक आपका साइड बाय साइड क्या होता है, एक सेफ्टी होता है, राइट? मतलब पैसे तो आप SIP में जमा ही करोगे, पर एक साइड बाय साइड अगर इमरजेंसी आएगी तो ये पैसे भी नहीं अगर निकले तो आपके पास आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम रहता है, राइट? उसके अनुसार आप चल सकते हो। तो इमरजेंसी के लिए एक तो 2 ऑप्शन है, एक तो 3 महीने की सैलरी आपके पास होनी चाहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम या टर्म इंश्योरेंस जो है वो कंपलसरी होना ही चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ आपके गोल सेट कीजिए। इससे आपको क्या समझ में आएगा कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्या, कितने साल में चाहिए, और कितना इनकम मेरा करंटली होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे निर्मला मैम है, उन्होंने मुझे बताया था, छगन सर है, उन्होंने भी मुझे उनके गोल्स जो है वो बताए थे। ठीक है, तो उस तरीके से आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। मान लेते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए करना है मुझे इन्वेस्ट, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, तो मैं लिक्विड फंड अच्छी तरीके से सिलेक्ट कर सकती हूँ, राइट? मुझे 5 साल, 10 साल, 15 साल करना है तो एक में इक्विटी फंड सिलेक्ट कर सकती हूँ। फिर अगेन मुझे शॉर्ट के लिए ही करना है, मतलब 1 या 2 साल, तो हाइब्रिड भी मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। हाइब्रिड में 2 टाइप है, एक इक्विटी ओरिएंटेड और एक डेप्ट ओरिएंटेड। तो इक्विटी ओरिएंटेड भी आप कर सकते हो और डेप्ट ओरिएंटेड भी आप वहां पे कर सकते हो। तो ऐसे आपको क्या करना है, फंड सिलेक्ट करके रखना है। यस, और मैंने आपको वेबसाइट्स दी है, तो वो वेबसाइट आप ओपन करके वहां पे तो सभी लिस्ट है। तो मैंने आपको क्या कहा कि चेक कीजिए जितने हमने अभी पॉइंट्स देखे, जैसे कि CAGR देखो, अल्फा देखो, बेटा देखो, फिर इसका NAV चेक करो कितना है, राइट? 3 साल में कैसा रिटर्न है, 2 साल में कैसा रिटर्न है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है उसमें, और वो फंड जो है वो सिलेक्ट करना है। यस यस विक्रम सर, जब कोई भी हम फंड में एंट्री करते हैं ना, तो एक्सपेंस रेशो देना ही पड़ता है और एग्जिट लोड भी देना ही पड़ता है। एक्सपेंस रेशो मतलब क्या, कि आपका फंड मैनेजर है ना, फंड मैनेजर आपका पैसा एडजस्ट करेगा ना, तो देना ही पड़ेगा। और एग्जिट लोड कब लगेगा, जब आप 1 साल में वो अमाउंट निकालोगे तब एग्जिट लोड लगेगा। ठीक है, और ये ध्यान में रखिए, आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ
देखिए, आज का मान लेते हैं आपकी अभी तक 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ आपने 1 लाख रुपए भरे हुए हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो 30,000 का है, मतलब टोटल अमाउंट हुई 1,30,000। ठीक है, तो आज आपको दिख रहा है ये प्रॉफिट 1,30,000 का। ठीक है, पर आज का एनएवी क्या है मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपका एनएवी जो है वो है अभी 100 रुपए। ठीक है, इसलिए जब आपका एनएवी 100 रुपए है और आपकी अमाउंट टोटल आपको दिख रही है 1,30,000, मान लेते हैं मार्केट क्लोज हो चुका है, अभी बज गए हैं शाम के 6 बजे और आपको पता चल रहा है कि 2 दिन में हमें क्या करना है, जो हमारा पेमेंट होगा कौन सा भी कार का वगैरह डाउन पेमेंट हमें करना है, तो आपने क्या किया 6 बजे आपने डाल दिया विड्रॉल के लिए। तो ये ध्यान से सुनिए, जब आप मार्केट क्लोज होने के बाद विड्रॉल को डालते हैं तो जो आपका एनएवी है, जो नेक्स्ट डे का एनएवी रहेगा वो आपको एप्लीकेबल रहेगा, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, मतलब नेक्स्ट डे अगर एनएवी आपका 100 रुपए था पहले दिन और नेक्स्ट डे 90 रुपए हो गया तो आप 1,00,000 से 20,000 पे आ गए, तो आपके बैंक में 1,20,000 आएगी, पर निकालते वक्त आपने देखा 1,30,000 और एनएवी था 100 रुपए, पर आपने विड्रॉल की रिक्वेस्ट कब डाली, शाम को 6 बजे डाली, इसलिए एनएवी आपका नेक्स्ट डे का लगेगा, ये ध्यान में रखिए। ईएलएसएस में इक्विटी रहते हैं विक्रम सर, ईएलएसएस में ना इक्विटी फंड रहते हैं, मतलब हाइब्रिड भी रहते हैं, इक्विटी भी रहते हैं, डेब्ट भी रहते हैं। तो जैसे कि ईएलएसएस सिर्फ नाम आता है और उसके साथ एक कंडीशन आती है, वो रहती है 3 साल का लॉक इन पीरियड। तो उसमें रिटर्न्स कैसे रहेंगे, अगर मान लेते हैं आपने सिलेक्ट किया एचडीएफसी लार्ज कैप ईएलएसएस फंड, तो आप जब लार्ज कैप सिलेक्ट करते हो तो क्या आएगा, लो रिस्क आएगा। यस, अभी मान लेते हैं मैंने सिलेक्ट किया एसबीआई स्मॉल कैप ईएलएसएस फंड, तो कितना रिस्क आएगा, स्मॉल कैप बोला तो कितना रिस्क रहता है, हाई रिस्क रहता है। अभी क्लियर हुआ विक्रम सर, मतलब हमारे टाइप्स जो हमने सीखे वो रहेंगे ही, सिर्फ नाम जुड़ेगा ईएलएसएस। जब ईएलएसएस जुड़ता है तो आपको ये समझना है कि 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, ओके, और वो आपको टैक्सेशन में बेनिफिट देगा। ओके, एमएफ में एग्जिट लोड 0% भी लगता है क्या? रमेश सर, एग्जिट लोड क्या होता है? 3 साल बाद में, मतलब अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो म्यूचुअल फंड है वो सिलेक्ट रहते हैं, राइट, तो उसके अनुसार वो एग्जिट लोड लगता है। अभी कुछ म्यूचुअल फंड को कंपलसरी रहता है एग्जिट लोड, ऐसा भी रहता है, मतलब आप कितने भी साल रखो उसको कंपलसरी रहता है एग्जिट लोड। कुछ म्यूचुअल फंड को 0% भी होता है एग्जिट लोड, ऐसा होता है। तो जनरली गवर्नमेंट क्या कहती है कि 1 साल मत रखिए फंड, ज्यादा साल रखिए, तो भी वो एग्जिट लोड लगाते ही है। यस, और किसी के कुछ डाउट? यस, तो रहता है ना सर रमेश सर, कुछ इसमें 0% रहता है, कुछ इसमें ज्यादा रहता है, मतलब रहता है कितना भी लॉन्ग टर्म रखिए। मैंने कहा ना, आप गवर्नमेंट जनरली क्या करती है कि आप लॉन्ग टर्म प्रेफर करें, तो कुछ म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड लगाते हैं, कुछ जो है वो नहीं लगाते हैं, ऐसा भी होता है, पर एक्सपेंस रेशो कंपलसरी रहता है। यस, और किसी के कुछ डाउट चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो।
यस, किसी के कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप चैट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। लॉन्ग टर्म, विक्रम सर, लॉन्ग टर्म में आएगा। आप 12 साल रखोगे ना तो लॉन्ग टर्म में आएगा। फिर उसमें जो स्लैब रहेगा उसमें वो आएगा। जैसे कि अगर आपकी एसआईपी आपने विड्रॉ की, अभी उसका 12 लाख गया है, तो आप कौन से स्लैब में आओगे? आपका इनकम होगा डायरेक्टली 12 ईयर्स के बाद, मान लेते हैं ये लॉन्ग टर्म में तो आएगा, मान लेते हैं 12 ईयर्स के बाद आपका, आपने जो एसआईपी रिमूव की वो 12 लाख रुपए हो गई। तो अभी जैसे कि हम 6 लाख तक किसमें है? जीरो टैक्स में है। 6 लाख से आगे हम 10 लाख तक 5% में है। 10 लाख से आगे 15 लाख तक हम 10% में है। तो आपकी जितनी अमाउंट है तो उसको जो स्लैब एप्लीकेबल रहेगा उतना वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अभी वो स्लैब जो रहता है उसके ऊपर रहता है ना विक्रम सर। एक तो पहली चीज ये रहती है कि जब आप एसआईपी 12 साल बाद, मान लेते हैं आपकी एसआईपी 12 लाख हो गई, तो कभी भी ये ध्यान में रखिए 12 लाख के 12 लाख नहीं निकालने हैं, उसका एसडब्ल्यूपी चालू करना है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं उसे, वो आपको स्टार्ट करना है। अगर आप 12 लाख के 12 लाख निकालोगे तो वो इक्विटी फंड में रहेगा, तो 10% उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये ध्यान में रखिए। अगर डेप्ट में रहोगे तो स्लैब के अनुसार, अगर आप इक्विटी में रहोगे तो 10% टॅक्स लगेगा, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म रखा है। अल्फा बेटा जे आपलं अतुल सर प्रॉफिट मार्टचं ऍप आहे, तुमच्याकडे नसेल कारण ते तुम्हाला स्वतःहून डाउनलोड नाही करता येणार, तर त्याच्यामध्ये कुठलाही आपण सर्च केला ना तर तिथे दिसतं अल्फा बेटा। मी तुम्हाला एकदा दाखवते, म्हणजे जेव्हा मी आता ऍप शेअर करेल ना स्क्रीनवर तेव्हा मी तुम्हाला दाखवते। क्लियर है विक्रम सर? नहीं नहीं, एक साथ दोनों नहीं। डेप्ट फंड में स्लैब रहता है विक्रम सर, इक्विटी में 10% और 15% रहता है। ओके ठीक है, ये समझे सर पूछ रहे हैं XIR, XXIR नहीं रहता है सर, वो XIRR ऐसा रहेगा, राइट। म्यूचुअल फंड में XIRR ऐसा रहेगा, राइट। तो ये एक ओवरऑल जो रिटर्न रहता है ना हमारे एसआईपी का, वो हर दिन का कैलकुलेट करता है कि ओवरऑल रिटर्न कितना है इस फंड का। वो हर दिन चेंज होता रहता है। देखिए आज के दिन अगर परसेंट में रहेगा, कल के दिन मतलब अमाउंट में भी रहता है और परसेंट में भी रहता है। तो ओवरऑल रिटर्न जो हमारा रहता है ना वो वहां पे कैलकुलेट होता है। उसे हम XIRR ऐसे कहते हैं। मतलब जो आपने एसआईपी की है तो इन्वेस्टेड अमाउंट तो रहेगी, उसके ऊपर जो प्रॉफिट रहेगा तो वो आपको दर्शाएगा कि ओवरऑल आपके रिटर्न्स कितने हैं, आज कितना माइनस में गया या आज प्लस में गया। जैसे कि मान लेते हैं एसआईपी भी हमारी ऊपर नीचे होती है, तो आज वो 120 रुपए से बढ़ी या -130 रुपए से गई,
तो वो ओवरऑल आज का रिटर्न आपको दिखाता है, ऐसा होता है, उसे कहते हैं XIRR। जैसे हमारे शेयर्स रहते हैं ना, आज दिन में 120 गए, हाँ, CAGR अलग रहता है। CAGR मतलब ओवर जो हमारे रिटर्न्स है, म्यूचुअल फंड के टेंटेटिव रिटर्न्स रहते हैं वो, कि उसने कितना परफॉर्मेंस किया है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है ना, इसने एक साल में 7% का रिटर्न दिया है, तो वो उसका CAGR हुआ। उसने 3 साल में 12% का रिटर्न दिया है, तो वो हमारा CAGR हुआ। तो दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, CAGR और XIRR। तो आपको ध्यान CAGR पे ही देना है, XIRR पे नहीं। वो तो आपको सामने ही दिखेगा ना जब आप इन्वेस्ट करोगे, वो आपको म्यूचुअल फंड लेते समय ध्यान देने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। यस, और किसी के कुछ क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है, तो हमारे सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो जैसे कि हर रोज हम प्रिंसिपल देखते हैं और सेशन स्टार्ट करते हैं, तो अभी भी आज हम प्रिंसिपल के अनुसार हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का लास्ट सेशन रहेगा, फिर हमारा रेगुलर ETF स्टार्ट होगा मंडे से, राइट। ETF जो है वो मंडे से हमारा स्टार्ट होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट रहेंगे शायद से ETF को। तो ETF जो है, ETF और इंडेक्स दोनों रहेंगे, वो एटलीस्ट 1 वीक का ही रहेगा। कोर्स हमारा म्यूचुअल फंड थोड़ा बड़ा था, क्योंकि म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंड ETF और इंडेक्स है, इसलिए मुझे म्यूचुअल फंड को जरा ज्यादा टाइम देना पड़ा। ठीक है, तो ETF भी थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका म्यूचुअल फंड में ये पॉइंट्स जो है वो कवर हुए हैं। सिर्फ ETF में क्या रहता है, स्ट्रैटेजीज रहती है, क्योंकि वो शेयर मार्केट के स्टॉक जैसे भी आता है, मतलब आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। ETF में 2 टाइप्स रहते हैं, एक म्यूचुअल फंड और एक शेयर्स ट्रेडिंग का भी। तो आप शेयर्स भी उसके ले सकते हो और बेच सकते हो, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी जो है वो अलग रहती है। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपको वहां पे सिखाने वाली हूँ, इसलिए वो कोर्स छोटा रहेगा, पर बड़ा हमारा म्यूचुअल फंड का था, क्योंकि उसके बेस के ऊपर ETF है। जैसे जैसे मैंने आपको ETF के पॉइंट समझाने लगूंगी ना, आपको लगेगा कि हाँ ये म्यूचुअल फंड के रिलेटेड है। XIRR का फुल फॉर्म ना सर, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, XIRR। ठीक है, तो प्रिंसिपल के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है सच्चाई और विश्वास। सच्चाई का मतलब है सच बोलना, सच के साथ जीना और अपने एक्शंस में ईमानदारी रखना। और विश्वास का मतलब है एक दूसरे के प्रति भरोसा और समर्पण का भाव रखना। उसके बाद है प्रेम से व्यवहार करें। आपके लाइफ में कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ आपका स्वभाव जो है वो हमेशा नरम होना चाहिए। ठीक है, हम जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हमेशा रहनी चाहिए। उसके बाद है ईमानदारी और विकास। ईमानदारी मतलब जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम व्यवहार कर रहे हैं, चाहे हम जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो उसमें क्लियर माइंड हमारा होना चाहिए। उसमें सामने वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कभी कि अरे ये कुछ अलग ही कर रहा है या कुछ फंसा रहा है, ऐसा कभी भी उसे लगना नहीं चाहिए। उसमें हमारे काम में अगर वो हमारा काम देखेगा तो उसमें उसको हमारी ईमानदारी दिखनी चाहिए। मतलब जैसे हमारा जो व्यवहार रहेगा उसमें ट्रांसपेरेंसी हमारी होनी चाहिए। और विकास का मतलब है जैसे कि हम खुद की ग्रोथ कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उसी तरह हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड है, राइट, फिर वो फैमिली मेंबर्स हो या बाहर के, तो उनको भी आगे लेके जाना है। जनरली घर में कुछ लोगों को ऐसे भी पता नहीं रहता है कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर अभी क्या हो रहा है,
लाइक जैसे कि हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इसलिए हमें पता है कि बाहर लोग कैसे है, किस तरीके से है, एक इनकम सोर्स पे हम डिपेंड रह सकते हैं या नहीं है, राइट। तो उसी तरह हमारे जो घर वाले हैं उनको भी वो अंदाजा होना चाहिए कि एक्चुअली बाहर क्या चल रहा है, कितने हमें पैसों की जरूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी क्या होती है, राइट। तो ये सारी चीजें उनको भी पता होनी चाहिए। जैसे सर आपको हर बार पहले सेशन में ही कहते, देखिए एस्पायरेंट के ऑनलाइन जो हमारा कोर्स है ना, उसका बेनिफिट यही रहता है कि आप एक खुद भी देखो और आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स है उनको भी बिठाओ और उनको भी दिखाओ कि एक्चुअली होता क्या है मार्केट में, कैसे चलते हैं लोग, कैसे होते हैं, क्या करना चाहिए, पैसे कमाना क्यों जरूरी है। तो उसी तरह जैसे खुद की ग्रोथ कर रहे हैं, उसी तरह हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड है उनकी भी हमें ग्रोथ करनी है। उसके बाद है सकारात्मकता और मदद। सकारात्मकता मतलब क्या कि हर बार पॉजिटिव थिंक करना है, हमारे लाइफ में अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है और अच्छा समझना है। और मदद का मतलब है एक दूसरे की सहायता करना। उसके बाद है तन मन धन। तन मतलब हमारा शरीर। जैसे हर बार मैं आपसे कहती हूँ कि डेली एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे क्या होता है, मन स्थिर होता है, ठीक है। और आपकी अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आपके पास वेल्थ आएगी। उसके बाद है युक्ति और सेवा। युक्ति का मतलब है कि हमारे ऊपर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान हमारे पास होना चाहिए, उसे हम युक्ति कहते हैं। और सेवा का मतलब है कि एक दूसरे की सेवा करके आगे बढ़ना। उसके बाद है नए कौशल सीखिए, नए स्किल्स अपडेट कीजिए, मार्केट में क्या चल रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। जो पीछे रहेगा, मतलब जो बोलते हैं कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, राइट। तो परिवर्तन खुद में करना है, ये ध्यान में रखिए। एक ही आज 2010 में 10,000 सैलरी भी बस होती थी, पर आज के सिचुएशन में हमारी 10,000 सैलरी हमें ओके है क्या, बताइए मुझे। यस, 2010 साल में 10,000 भी आप घर में लाते थे तो भी ठीक था, पर आज 2025 में आप 10,000 घर पे लाओगे तो वो ठीक रहेगा क्या? नहीं, आपका जो ग्रोसरी है वो भी नहीं आएगा, राइट। जिनकी बड़ी फैमिली रहती है, जॉइंट फैमिली रहती है, उनको पता रहेगा 10,000 में तो पूरे महीने की ग्रोसरी भी नहीं आती है। यस, तो यही है, इनकम बढ़ाना चाहिए, जिससे हर स्किल्स आप सीखिए, स्किल्स बढ़ाइए। जैसे कि सर ने आपको सबको एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप के शेयर मार्केट एकेडमी से जुड़े, राइट, पार्टनर्स बने, उससे क्या रहेगा, आपका इनकम सोर्स बढ़ेगा, राइट। उससे क्या होगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा, आपके स्टूडेंट आएंगे, उनको हम सिखाएंगे, सर्विस देंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, आपको ही रिटर्न मिलेगा, तो उसे हम पार्टनर्स कहते हैं, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी सर ने आपको दी थी, मतलब क्या, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आपको इनकम बढ़ाने के लिए, राइट। और बहुत सारे पार्टनर्स भी अभी काम कर रहे हैं, तो आप उनका देख सकते हैं, उनके अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनके स्टूडेंट्स के अगर आप देखोगे रेशो, तो एक महीने में 15-20 अकाउंट उनके स्टूडेंट्स के ओपन हो चुके हैं, राइट। तो वो एक रहता है मन में कि यस, करना है तो करना है। अगर मेरी सैलरी मुझे कम पड़ रही है तो मेरे लिए दूसरा इनकम सोर्स कंपल्सरी होना चाहिए, राइट। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि नए स्किल्स हर बार यस अपडेट करना है, राइट। अब सर 20,000 भी कम पड़ते हैं, राइट। अगर हमारे गोल्स तो इतने बड़े हैं तो इतनी सैलरी तो नहीं ही रहेगी, राइट। इतनी, मतलब मुझे अगर 2 साल में कार लेना है तो इतनी सैलरी मुझे इनफ नहीं रहेगी, राइट। तो ऐसे हमारे स्किल्स बढ़ाने हैं जिससे हमें आगे फ्यूचर में रिटायरमेंट, सभी हम लोग क्या यंग नहीं रहने वाले हैं, राइट। सभी लोग 50s में, 60s में, 70s में जाने ही वाले हैं। तो एक रिटायरमेंट हमें चाहिए। तो रिटायरमेंट क्या होता है जनरली, कि हमें बच्चे तो है पर बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमारा इनकम हमें आना चाहिए, उनका इनकम उनके पास होना चाहिए, राइट। उनको हमारे बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे इनका खर्चा मुझे उठाना पड़ रहा है, राइट। उनको भी उनकी लाइफ मतलब अच्छी तरीके से आनी चाहिए और हमें भी हमारी लाइफ, क्योंकि हमने
काम किया रहता है इतने साल, कभी किसी के पास पैसा मांगा नहीं रहता है, तो वो आदत हमें बिल्कुल नहीं होती है। और जब हमारी रिटायरमेंट आती है, हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं और हम बच्चों को मांगते हैं, तो वो फील होता है कि अरे इतने साल हमने नौकरी की और आज हमें ऐसे पैसे मांगने पड़ रहे। तो वो हमें नहीं करना है। जैसे कि आप देखोगे जितना एज बढ़ेगा मेडिकल इमरजेंसी आती है, इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप अभी भी 40 के है, 45 के है, 50 के है, मेडिक्लेम निकाल लो। जो 20 साल है, 25 साल है, 30 साल के है, 35 साल के है, राइट, उनको अभी जरूरत नहीं है। पर जो 40 गए हैं, 45, 50 गए हैं ऑलरेडी, उनके लिए आपको मेडिक्लेम कंपलसरी निकाल लेना चाहिए। उससे क्या होता है देखिए, वैसे भी हम मंथली 1-2 हजार तो ऐसे ही खर्च करते हैं, राइट, करते हैं ना सब लोग। इस मंथली 1-2 हजार यहाँ वहां तो खर्च करते ही है, राइट। हम हमारी लाइफ एंजॉय करना चाहिए ना, बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, पर फ्यूचर का भी देखना चाहिए ना, राइट। तो यही 1-2 हजार सिर्फ आपको एक साल में इकट्ठा करके भरने पड़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारा प्रीमियम साल का अगर 12,000 है, तो 1-1 हजार आपको मंथली रखना पड़ेगा और डायरेक्टली ईयर एंड में 12,000 भरने पड़ेंगे। यही तो होता है। तो वैसे ही हम 1,000, 500, 2,000, 3,000 बाहर खर्च करते हैं, उससे अच्छा 1-1 हजार, उससे अच्छा आप 1-1 हजार की SIP कर लो 12 महीने के लिए लिक्विड में। उसके ऊपर अगर आपको रिटर्न्स मिलेंगे 7%, मान लीजिए 700, 800, 1000, 1200 कुछ भी मिलेंगे, तो ऊपर के 1200 रुपए आपके पास रहेंगे, बाकी क्या अमाउंट जाएगी मेडिक्लेम के लिए, राइट। ये भी आप कर सकते हैं प्लान, इस तरीके से भी आप प्लान कर सकते हैं, राइट। तो ये हमें सीखना है, ये स्किल्स है, इसलिए आपको ये म्यूचुअल फंड का कोर्स सिखाया गया है। ये ध्यान में रखिए। जैसे कि बिजनेसमैन रहते हैं, उनको क्या रहता है कि आज मेरे पास 5 लाख रुपए अमाउंट आई है, पर वो मुझे क्या करनी है, देना है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो अमाउंट वैसे नहीं रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, किसी में भी इन्वेस्ट करेंगे। अभी जनरली पुराना तरीका क्या था कि दूसरे लोगों को पैसे दे दो और उनसे ब्याज ले लो, राइट, ऐसे ही करते थे ना पुराने इसमें, क्योंकि FD में तो डाला नहीं जाता था। पर अभी आपके पास ऑप्शन है ना म्यूचुअल फंड, आपको पता है लिक्विड फंड ऐसे है कि जो आप 1 साल में भी विड्रॉ कर सकते हो, जब आपको पैसा लगेगा तब आप निकाल सकते हो। एटलीस्ट आपको 6 महीने में 5-6% भी मिलेगा तो भी बहुत है, राइट। हमें FD 1 साल में 6% 5% देती है, उससे अच्छा 4-5 महीने में आप 4-5% ले लोगे, वो तो आपको मिलेगा ना ऊपर के पैसे। यस, तो यही सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पैसों को हमें काम पे लगाना आना चाहिए, राइट। अभी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट IT कंपनी में है अपने, जिनको एक वेरिएबल पे ऐसा आता है, मतलब उनको एक अमाउंट आती है 6-6 महीने में, जैसे कि 6 महीने बाद आएगी 1 लाख रुपए उनके सैलरी के ऊपर, या उसके 6 महीने बाद आएगी 1.5 लाख रुपए। तो वो कंपनी की तरफ से एक एप्रिसिएशन देता है, उनको वेरिएबल पे से कहते हैं। तो इतनी अमाउंट जब उनके पास आती है तो उनको ऐसा लगता है कि इसका क्या करना है। तो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो क्या करेगा बताइए। जिसके ऊपर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और उसको 6 महीने बाद पैसे मिले, मतलब सैलरी आ गई और वो वेरिएबल पे भी उसको 1.5 लाख रुपए मिलेगा, तो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो क्या करेगा। जिसको पता ही नहीं है कि फ्यूचर के लिए भी पैसे लगने वाले हैं, यस, जिसको पता ही नहीं है कि फ्यूचर के लिए पैसे लगने वाले हैं, यस, राइट, छगन सर खर्च कर देगा। पर मान लेते हैं हमें भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एग्जाम्पल लेते हैं, हमें भी नहीं है, पर हमने म्यूचुअल फंड किया है, शेयर मार्केट किया है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि नहीं, पैसों की वैल्यू बहुत है अभी मार्केट में, राइट। तो हम क्या करेंगे 1.5 लाख का, बताइए हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास वेरिएबल पे आ गया तो वो 1.5 लाख का क्या करेंगे, यस, इन्वेस्ट करेंगे, राइट, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर के लिए वो लगने वाली है अमाउंट, राइट। वो क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यस, लमसम में इन्वेस्ट कर देंगे कि यस हमें फ्यूचर के लिए वो लगने वाला है। ओके, तो ये रहता है।
पॉइंट कि जब हम कुछ भी सीखते हैं, राइट, तो उसकी वैल्यू हमें रहती है, ये ध्यान में रखिए। और कोई भी आप अच्छा सीख रहे हो तो वो कभी भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि कुछ दोगे तो ही कुछ मिलेगा, ये रूल रहता है। कुछ दोगे तो ही सब कुछ मिलेगा आपको। यस, जरूर रमेश सर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए कि हर बार स्किल्स बढ़ानी है, सीखना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एकेडमी की तरफ से भी मिलती है, वो भी आपको लेनी है। ठीक है, यस। उसके बाद है कल से आज का दिन बेहतर बनाए। कल क्या हुआ, उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हो, खुद में क्या चेंजेस किए हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा आगे बढ़ने का सोचिए। हमारा पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारा जो फ्यूचर है वो अभी हमारे हाथ में है, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद है जिम्मेदारी और परिवर्तन। राइट, हमारे ऊपर सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें आगे बढ़ना है, खुद में भी परिवर्तन लाना है और हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड है उनमें भी परिवर्तन लाना है। ठीक है, तो जो लोगों की SIP स्टार्ट नहीं हुई है तो जल्द से जल्द स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी आप मार्केट की सिचुएशन देख रहे हो। राइट, कैसा है मार्केट हमारा, बताइए अभी करंटली आपको क्या लग रहा है, मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है? प्लीज बताइए, क्या लग रहा है अभी आपको मार्केट की हालत? राइट, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड साइडवेज, डाउन ट्रेंड साइडवेज। जो लोग ऑप्शन करते हैं, राइट, उनका मॉर्निंग सेशन में सुचिता मैम के साथ कनेक्शन होता है कि ये सुचिता मैम बताते हैं कि आज मार्केट साइडवेज है, आज मार्केट डाउन ट्रेंड है, राइट, आज मार्केट अप ट्रेंड है। यस, सुचिता मैम का जो मॉर्निंग सेशन रहता है, आप सभी लोग ऑप्शन का अटेंड करते रहोगे तो उसमें समझ में आता है कि कैसे सिचुएशन है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम इक्विटी में काम करना चाहेंगे तो हमें वहां पे रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऑप्शन में रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ऑप्शन में ऑलरेडी दो मेथड है, एक कॉल और एक पुट। तो पुट के माध्यम से अगर मार्केट नीचे भी रहेगा तो भी आपको पैसा मिलेगा, पर इक्विटी में नहीं है। राइट, इक्विटी में शॉर्ट सेल है पर वो ज्यादा रिस्की है अगेन। यस, तो बेटर है कि हम ऑप्शन में करें। अभी सेकेंड, मैंने आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए सिखाया है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए अमाउंट आती है तो 1 लाख के 1 लाख मैं ऑप्शन में नहीं डालूंगी, 1 लाख के मैं 30,000 यहाँ पे डालूंगी, इन्वेस्ट करूंगी, या फिर उसमें से 1 लाख में से 50,000 में इन्वेस्ट करूंगी, फिर जो बचे हुए 50,000 है उसमें से 20,000 में ऑप्शन की ले लूंगी और 30,000 में इक्विटी के शेयर्स कौन से भी ले लूंगी। राइट, तो ये डाइवर्सिफिकेशन आपको करना आना चाहिए, इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है। और जब मार्केट डाउन रहता है तब आपको बहुत बड़ा चांस है अगेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यस, जिनको लमसम भी करना है उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो जिनकी SIP अगर ओपन नहीं है तो प्लीज ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पे अजीत सर का नंबर देती हूँ, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको अजीत सर को कॉल करना है। ठीक है, और जो SIP है वो करके लेनी है कंपलसरी, चाहे आप 100 रुपए से करो, 500 रुपए से करो। यस, पर कंपलसरी करके लेनी। मैं अजीत सर से बात करने वाली हूँ कि किसकी हुई है ओपन, राइट, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए है, ये ध्यान में रखिए, ये आपके फ्यूचर के लिए है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि रिटायरमेंट सबकी आने वाली है, ऐसा कोई है क्या जो रिटायर नहीं होने वाला है? राइट, ऐसा कोई है क्या जो 60 तक नहीं जाने वाला है, 50 तक नहीं जाने वाला है? राइट, ऐसा कोई है क्या? नहीं है। राइट, सभी जाने वाले हैं ना। तो रिटायरमेंट हमें अभी से ही प्लान करना है, क्योंकि अगर आपने वॉरेन बफेट का सुना रहेगा तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप अभी 25 के हैं, 25 के, तो अभी से ही आपका रिटायरमेंट स्टार्ट कीजिए। पर अगर आप 35 पे गए हो, 40 पे गए हो तो आपको लेट हुआ है,
पर ज्यादा लेट नहीं हुआ है रिटायरमेंट का प्लान करने के लिए। यस, पहले के लोग रिटायरमेंट नहीं करते थे क्योंकि उनका अलग वहां पे सिचुएशन था, राइट। देश में अलग सिचुएशन था, राइट। आज देश में अलग सिचुएशन है। जैसे मैंने कहा कि जो 2010 साल में हम कमा रहे हैं वो अभी आज के हमारे 2025 में इनफ नहीं है, राइट। इसलिए कल की सिचुएशन और अलग रह सकती है, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो कंपलसरी आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है। शॉर्ट गोल्स, लॉन्ग गोल्स, राइट। जो भी आपका है आप मुझे बता सकते हैं, वो प्लान बता सकते हैं कि आपने किस तरीके से किया है। मैं आपको फाइनेंशियल प्लान करके बताऊं कि किस तरीके से आपको, जैसे मैंने निर्मला मैम को भी बताया है, ठीक है, पर उनकी थोड़ी अमाउंट मिसमैच हो रही थी तो वो भी मैंने नीचे लिख कर उनको दिया हुआ है। यस, तो आपको भी अगर ऐसा चाहिए तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर तो सबके पास है, राइट। तो भी मैं यहाँ पे देती हूँ, ठीक है। तो मेरा नंबर भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और रमेश सर वो ईटीएफ का पार्ट है, अभी उसमें हम बात नहीं कर सकते हैं, वो मैं आपको ईटीएफ में सिखाऊंगी, ठीक है। ओके, तो कंपलसरी आपको आपके एसआईपी स्टार्ट करनी है। 500 रुपए से भी कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपके फैमिली मेंबर्स के भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो उनका डीमैट अकाउंट ओपन करके, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, जितने भी आपके गोल्स अगर आपने दिए रहेंगे तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा मैंने एक इनकम मतलब एक एग्जांपल आपको देने के लिए इनकम वाइज थोड़ा सा डिसीजन का मैंने पार्ट लिया था कि आपको समझाने के लिए कि इनकम वाइज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक जनरल इनकम मैंने लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बताइए, संडे को मनी मैनेजमेंट रहता है सुबह, वो कौन कौन अटेंड करता है यहाँ पे? यस, रिप्लाई कीजिए। यस, 2 ही स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट है, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा वो भी पार्ट यहाँ पे होने वाला है, इसलिए मैंने कहा। अभी जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 25 एज है, राइट। अभी जो एज है वो 25 है और 30,000 की सैलरी है उस, ठीक है। कोई भी रहेगी, XYZ, राइट, रहेगा या रहेगी। यस, तो 25 एज है, 30,000 की उसकी सैलरी है, राइट। यस, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, मतलब 4-5 स्टूडेंट है जो करते हैं अटेंड। ओके, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि 25 एज है और 30,000 की करंटली सैलरी है, ठीक है। अभी उसका एक गोल है कि इमरजेंसी फंड उसको क्या चाहिए, एटलीस्ट उसकी 2 सैलरी, मतलब 60,000 उसको इमरजेंसी फंड जो है वो बनाना है। और रिटायर, ठीक है, वो कंपल्सरी उसको 1 CR तक चाहिए, ठीक है। रिटायरमेंट जो है वो कंपल्सरी उसको 1 CR तक चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमें स्टेप 1 क्या करना पड़ेगा, ठीक है, पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट निकालने के लिए टाइम दूंगी, ठीक है। स्टेप 1 है कि जो इनकम है आपका उसका एलोकेशन कीजिए, ठीक है। इनकम का एलोकेशन कीजिए। अगर आपने मनी मैनेजमेंट सुना रहेगा
राइट, उस्मान सर सिखाते हैं आपको मनी मैनेजमेंट, तो जिसमें 50, 30 एंड 20 का रूल बताया गया है मनी मैनेजमेंट में। अगर आपने देखा रहेगा तो 50, 30 और 20 का रूल आपको वहां पे बताया गया है। ठीक है, अभी जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो 55% है। ठीक है, वो कितने हैं? 55%, मतलब 30,000 में से 16,500 ये मेरे फिक्स्ड है, राइट। और फिर उसमें से जो मेरी लाइफस्टाइल है, या ठीक है, जो लाइफस्टाइल है मतलब कुछ क्लॉथ्स, कपड़े वगैरह रहते हैं वो लेने हैं, वॉच लेनी है, ऐसे कुछ तो मेरी लाइफस्टाइल है, बाहर खाना है, राइट, तो वो 15% है, मेरे सैलरी के 15%, तो कितने हुए? 4,500। ठीक है, मतलब टोटल कितना खर्चा हुआ? कितना खर्चा हुआ बताइए, टोटल कितना खर्चा हुआ कीजिए। 16,500 प्लस 4,500 कितना हुआ? राइट, 21,000। टोटल मेरा 21,000 सैलरी में से खर्चा होता है। ठीक है, टोटल क्या होता है? सैलरी में से खर्चा यहाँ पे होता है। अभी मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची? 9,000, राइट। 9,000 मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट जो है वो बच गई है। यस, तो ये मेरा क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप हुआ। क्या किया मैंने फर्स्ट स्टेप में? मेरा जो इनकम है उसका एलोकेशन किया, राइट। मैंने क्या किया? मेरा जो इनकम है उसका क्या किया? मैंने एलोकेट किया कि कहाँ पे कितना मेरा खर्चा हो रहा है और कितना मेरे पास अभी बच रहा है। क्लियर है सबको? फर्स्ट पार्ट रिप्लाई कीजिए। राइट, तो 30% मेरा जो है वो बचा हुआ है, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगी? ये जो मेरी रिमेनिंग अमाउंट, सेकेंड है कि मुझे 1 साल में ये इमरजेंसी फंड जाना चाहिए, राइट। 1 ईयर में मुझे ये क्या चाहिए? इमरजेंसी फंड चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरी स्टेप 2, यस, मैं स्क्रीनशॉट निकालने के लिए टाइम देने वाली हूँ, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, स्टेप 2 क्या है? इमरजेंसी फंड। अभी मुझे पता है कि मेरे पास कितने सेव हो रहे हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड है मेरे, कितना टारगेट है मेरा? 60,000 का, मतलब 2 सैलरी एटलीस्ट। कब चाहिए मुझे? 1 साल में, 1 ईयर। ठीक है, तो मेरा कैलकुलेशन क्या है? यस, तो मेरा कैलकुलेशन ये रहेगा, अगर मेरा 60,000 का टारगेट है, कितने के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल में मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ्स, राइट, 12 मंथ्स। तो मेरे पास 5,000, मतलब 9,000 टोटल अमाउंट है, उसमें से 5,000 जो है उसकी मैं पर मंथ SIP कर सकती हूँ, राइट। पर मंथ में क्या कर सकती हूँ? म्यूचुअल फंड में SIP कर सकती हूँ, राइट। तो कौन सा? अभी मुझे सेफ रिटर्न चाहिए, मुझे कोई भी हड़बड़ी नहीं है, मुझे कुछ रिस्क भी नहीं लेना है, राइट। तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगी? लिक्विड।
ठीक है, मुझे कुछ भी हड़बड़ी नहीं है, मुझे ज्यादा फोर्स रिस्क भी नहीं लेना है, राइट। पर मुझे एफडी से अच्छे रिटर्न्स चाहिए मार्केट में, तो मैं लिक्विड म्यूचुअल फंड जो है वो सिलेक्ट कर सकती हूँ, राइट। तो उसकी मैं 5,000 की एसआईपी कर सकती हूँ, राइट। यस, 5,000 की एसआईपी कर सकती हूँ। तो जैसे कि 5,000 नॉर्मली हम कैलकुलेशंस करते हैं, वैसे 12 मंथ्स कितना हुआ, यस कितना हुआ, 5,000 इंटू 12, राइट, 60,000 अमाउंट हो गई, उतनी ही अमाउंट हुई। यस, अभी इस 60,000 जो मैंने इन्वेस्ट किया है, मान लेते हैं उसके ऊपर मुझे 6.5% का रिटर्न दिया लिक्विड फंड ने, कितना हुआ, 60,000 पे 6.5, कितना हुआ, उससे ज्यादा ही देगा। लिक्विड फंड जो है वो 7% 8% देता ही है। यस, मान लेते 6.5% दिया, मतलब 3,900 रुपए एक्स्ट्रा मेरे पास आए। मतलब इमरजेंसी में मेरी अमाउंट कितनी हुई टोटल, 6,3,9 मिनट 60 मिनट ओके, ये मेरी टोटल अमाउंट मेरे पास इमरजेंसी फंड में आ गई। मतलब मैंने तो सिर्फ टेंटेटिव 60,000 पकड़ी थी, पर जो मुझे उसके ऊपर रिटर्न भी मिला वो भी मैंने वहां पे ऐड किया। मतलब 63,900 मुझे इमरजेंसी में अमाउंट मेरी हो गई। तो ये मेरा फिक्स हो गया। उसके बाद मुझे अगर एसआईपी 5,000 की बंद करनी है तो मैं बंद कर दूंगी, राइट। अभी मेरा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो है वो कंप्लीट होगा। अभी जैसे कि मान लेते हैं स्टेप अभी फर्स्ट हुआ, अभी मैं सेकेंड स्टेप रखती हूँ, सेकेंड भी हो गई, अभी थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड की मिनट कलर चेंज करती हूँ, स्टेप 3। इसमें मुझे क्या करना है, अभी मुझे चाहिए रिटायरमेंट, ठीक है, और वो भी मेरा 1 CR का टारगेट है। यस, कितना है, यस रहेगा ना, एग्जिट लोड भी रहेगा। मान लेते हैं एग्जिट लोड, फिर मेरा अमाउंट लिक्विड फंड है, राइट। तो उसमें मुझे टैक्स जो है वो एटलीस्ट लिक्विड फंड में ये आता है डेप्ट में, तो स्लैब वाइज रहेगा। 60,000 को तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता है, राइट, क्योंकि हमारा स्लैब जो है वो एटलीस्ट 6 लाख से स्टार्ट होता है, राइट। तो ये अमाउंट मैंने निकाली ही नहीं, तो मुझे टैक्स नहीं लगेगा। मैंने वैसे की वैसे रखी वो अमाउंट, मैंने निकाली ही नहीं, जब मैं निकालूंगी तब टैक्स लगेगा। वैसे पड़ी है तो वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा। मान लेते हैं एग्जिट लोड लगा कि एक्सपेंस रेशो भी लगा, तो भी इन हैंड मेरे हाथ में 62,000 तो भी आएगी इन हैंड, इतनी तो भी मेरे पास इन हैंड आ सकती है, राइट। तो 2,000 ऊपर के मिल रहे हैं ना मुझे। यस, तो हमारी स्टेप 3 है कि रिटायरमेंट, राइट। स्टेप 3 क्या है मेरी, रिटायरमेंट। 1 करोड़ का मेरा टारगेट है। अभी जैसे कि एज, अभी एज है 25 का, ठीक है। अभी मुझे रिटायरमेंट जनरली रहनी है 60 में, ठीक है। 60 में मैं रिटायरमेंट लूंगी। मान लेते हैं कि टाइम अभी मेरे पास अवेलेबल है, कितना है, 35 इयर्स, ठीक है। 35 इयर्स अभी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है।
अभी 35 इयर्स में 1 करोड़ बनाने के लिए कितना एसआईपी चाहिए? अगर आप इक्विटी फंड में डाल रहे हो तो आप 12% का एवरेज रख सकते हैं। रिक्वायर्ड हम अभी मेरे पास टोटल 9,000 की 5,000 तो ऑलरेडी चल रही है। मान लेते हैं 5,000 मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रही हूँ, 3,000 मेरे पास अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो हम 1 CR तक कैसे पहुंचेंगे? अभी जैसे कि मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ, एसआईपी कैलकुलेटर ही हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इक्विटी के फंड में मैंने ले लिया है। इक्विटी जनरली हम लॉन्ग टर्म के लिए ही रखते हैं, राइट? तो मान लेते हैं कि अभी मेरे पास 3,000 है और मुझे करना है 35 साल इन्वेस्टमेंट, और मैंने 12%, जनरली इक्विटी का जो पॉइंट है वो 15%, 18% जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 12% लिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेट किया अमाउंट, देखिए कितनी आई। इन्वेस्टेड मेरी 12,60,000 है, पर मेरे हाथ में 1,65,32,000 इतनी अमाउंट आई। मतलब इन हैंड मुझे 1,07,000 रुपए अमाउंट आई। ठीक है, सिर्फ मैंने 3,000 35 साल के लिए किया, सिर्फ 12% का रिटर्न लिया है, पर मुझे पता है वो एटलीस्ट 15% पे तो भी जाएगा, क्योंकि जितना लॉन्ग रखोगे उतना अच्छा रिटर्न मिलता है। तो देखिए जब मैंने 15% लगाया तो डायरेक्टली 3 करोड़ मेरे हाथ में। अभी तो मैंने सिर्फ मिनिमम लिया है, मैक्सिमम तो मैं गई ही नहीं हूँ। इक्विटी में सिर्फ मिनिमम लिया। अगर बहुत सारे स्टूडेंट है जिनकी 2 या 3 साल पहले ही एसआईपी उन्होंने स्टार्ट की है, आज अगर आप उनको परसेंटेज पूछोगे तो वो बताएंगे आपको। अभी मार्केट डाउन हुआ रहेगा इसलिए वो 8-9% पे आए रहेंगे। अगर मार्केट हाईएस्ट था तो सबके परसेंटेज देख सकते हैं आप, 15-18 पे गए हैं। यस, तो यही रहता है कि हम ऐसा प्लान करते हैं। तो 3,000 से 35 साल में मैं मेरे जो टारगेट है उस तक आराम से पहुंच सकती हूँ। उसके लिए नहीं मुझे रिस्क लेनी पड़ेगी, नहीं मुझे कुछ अमाउंट चेंज करनी पड़ेगी, नहीं कुछ बढ़ानी पड़ेगी, राइट? क्लियर हुआ कैसे कैलकुलेट किया मैंने रिटायरमेंट का? हाँ, अभी आपका एज मान लेते हैं 30-35 है, तो ये ध्यान में रखिए अमाउंट आपको ज्यादा लगेगी क्योंकि आपके पास साल भी कम है ना, ये भी ध्यान में रखिए। यस, तो ये जनरल मैंने कैलकुलेशन किया था, राइट? ऑफलाइन को बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो जनरली इसी एज के होते हैं और उनको फाइनेंशियल प्लान करने का रहता है, तो सर से वो एक बार बात करते हैं। तो इसी तरह सर उनको समझा के बताते कि अगर आज से मतलब तुझे आज 10,000 भी सैलरी रहने दे, उसमें से तू 2,000 तो भी एसआईपी स्टार्ट कर, तो तेरा फ्यूचर बनेगा, नहीं तेरा फ्यूचर नहीं बनेगा। ऐसे सर उनको कहते रहते हैं। यस, आज तो हम जी रहे हैं पर फ्यूचर का क्या करना है ना, करना ही पड़ेगा ना। यस, आगे देख लेंगे, आगे देख लेंगे, तो आगे देखते ही रहना पड़ेगा। फिर अगर सपोर्ट किया आगे तो ठीक है, नहीं किया तो क्या करेंगे? यस, और ये ध्यान में रखिए 1,07,000 की पूरी अमाउंट में 70,000, 1,70,00,000 की पूरी अमाउंट में 1 साल में नहीं निकालूंगी, इसका मैं SWP स्टार्ट करूंगी। SWP से क्या होगा कि मुझे इक्विटी में किया है, इक्विटी में मुझे 1 लाख तक एग्जम्पशन है, राइट? 1 लाख के ऊपर मुझे टैक्स नहीं लगेगा, तो एटलीस्ट 1 साल के लिए मैं 1 लाख तो निकाल सकती हूँ, राइट? बाकी का जो है वो वैसे ही फंड में रहेगा और वो बढ़ता जाएगा। मतलब अगर आपने एसआईपी में वो रख भी दिया अमाउंट तो भी आपकी बढ़ती जाती है क्योंकि आपने वो अमाउंट रखी है उसमें। यस, निर्मला मैम, जिनका ऑलरेडी जितना अमाउंट रहता है, मान लेते हैं कि अगर मेरा अमाउंट अभी 50 लाख है तो मैं उसका SWP कर सकती हूँ। SWP मतलब क्या कि 10 का
जैसे आपका एसआईपी रहता है, एसआईपी में क्या होता है कि आपके बैंक में से अमाउंट कट के म्यूचुअल फंड में जाती है। एसडब्ल्यूपी अलग रहता है, उससे क्या होता है कि जो आपका ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में पैसा है वो पर मंथ आपके बैंक में जमा होता है। लाइक लोगों की पेंशन बैंक में जमा होती है, राइट? उसी तरह आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो आप वन टाइम नहीं विड्रॉ करना। वन टाइम विड्रॉ अगर किया तो उसमें से आधा टैक्स आपको गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। तो इसलिए टैक्स प्लान करके वो विड्रॉ करना रहता है। यस, क्लियर है सबको? एसआईपी क्या है, एसडब्ल्यूपी क्या है? यस, प्रॉफिट मैक्स सभी, ग्रो है, आईएफएल है, प्रॉफिट मैक्स है, सभी से होता है ये, और उतनी अमाउंट आपकी होनी भी चाहिए। और एसआईपी में और एक बेनिफिट आपको गवर्नमेंट में अभी इस साल में दिया हुआ है कि मान लेते हैं मेरी एसआईपी अभी 50 लाख रुपए हो गई है और मैं कुछ फ्लैट ले रही हूँ, ठीक है, फ्लैट, लैंड नहीं कहा मैंने, घर ले रही हूँ, लाइक बंगलो, फार्म हाउस, सोसाइटी में फ्लैट, राइट? मैंने लैंड नहीं कहा। तो गवर्नमेंट आपको कहती है कि जो आप 50 लाख रुपए एसआईपी है वो अगर डायरेक्टली विड्रॉ करोगे और डायरेक्टली उस घर में लगाओगे, घर लेने में लगाओगे, तो आपको 0 टैक्स पे करना पड़ता है। आपको 50 लाख के ऊपर एक भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आपने वो पैसे निकाले डायरेक्टली घर लेने में लगा दिए, तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। ये अभी 2025 में रूल आया है, नया वाला। इसके लिए कोई अमाउंट की आपको लिमिट नहीं है, कितना भी अमाउंट रहने दीजिए, पर वो दिखना चाहिए, ये ध्यान में रखिए, वो दिखना चाहिए कंपलसरी कि जो आपने विड्रॉ की है एसआईपी, ये पूरी की पूरी घर लेने में, चाहे आप बंगलो लो, फार्म हाउस लो, राइट, फिर फ्लैट लो, वो सारे के सारे आपने उसके लिए यूज किए हुए हैं। क्लियर है ये रूल सबको? मैंने लैंड नहीं कहा, लैंड परचेस के लिए नहीं है ये रूल। रमेश सर, तो क्या करना है बताइए, कि आपको इमरजेंसी अमाउंट क्रिएट करके रखनी है। जैसे कि पहले आपको खर्चा लिखना है, आप खर्चा लिख के रखिए आपका कितना होता है, तो एटलीस्ट 3 महीने का जो खर्चा है वो आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। जितना महीना आप काम करोगे उसमें से कुछ अमाउंट सेव कीजिए और वो खर्चा जो है वो इमरजेंसी फंड के लिए रखिए। अगर 2 साल की एसआईपी आपकी कंप्लीट होती है निर्मला मैम, और आपने विड्रॉल नहीं किया ना पैसा, तो वो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया है ना, तो वहां पे आपने एसआईपी बंद की है मतलब आपका पैसा बढ़ना बंद हो गया है, ऐसा नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा वहां पे। मंगेश सर, नहीं लगता है, क्योंकि ट्रांसफर नहीं होता है, वो एक सिस्टम रहती है, जैसे आप एसआईपी करते हो उसी तरह अपने ऐप में एसडब्ल्यूपी रहता है, उसी को सिर्फ कनेक्ट किया जाता है आपके म्यूचुअल फंड को, तो वो ऑटोमेटिकली आती है, मतलब आपके इंस्ट्रक्शन पर, कि जैसे कि आपको पर मंथ 5,000 चाहिए तो 5,000 मिलेंगे, पर मंथ 10,000 चाहिए तो 10,000 मिलेंगे। शेख सर, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, कितना आपका गोल्स है, ये मुझे मैसेज कीजिए मेरे नंबर पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। मेरा नंबर देखिए मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, उस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए। हाँ,
शेख सर अच्छा है। यस।